रोजनामा जंग के सीनियर कॉलम निगार मोहम्मद इरफान सिद्दीकी का रोजनामा जंग में शाया होने वाला खूबसूरत वाकयाती कॉलम। नवाज शरीफ के जाले की मौत से जिंदगी तक का सफर मुझे पूरी तरह बरहाना कर दिया गया था और खेतों के दरमियान खोदी गई कब्र के साथ ही मुझे लिटा दिया गया था और फिर घूंसों, लातों और डंडों बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया गया था। चंद मिनटों में ही शदीद तकलीफ और दुखन से मैं अपनी हवास खो चुका था। मेरी नाक, कान से खून रसना शुरू हो गया था। हम 10 से 12 अफराद के दिलों में बिल्कुल रहम पैदा नहीं हुआ था। वो मुझे मुसलसल मारे जा रहे थे। मैं जहां जहां अपने बचाव के लिए हाथ लगा रहा था, अब वहां वहां मुझे अपने जिस्म में खून की नमी महसूस हो रही थी। मैंने आखिरी दफा आंखें खोली तो रात के आखिरी पहर चांद पूरी आबोताब से मेरे ऊपर होने वाले तशद्दुद का गवाह बना हुआ था, लेकिन मुझ पर तशद्दुद करने वाले बिल्कुल बेरहम हो चुके थे। इसी मार पिटाई में एक आवाज सुनाई, उस्ताद ये मरने वाला है। उस्ताद ने जवाब दिया, मरा तो नहीं है, मर जाए तो इसे कब्र में दफना देना। यह सिलसिला मजीद कुछ देर तक चलता रहा और फिर एक हुक्म आया, ठीक है छोड़ दो उसे, बच गया तो इसकी किस्मत, मर गया तो कोई इस पर मिट्टी डाल ही देगा। यह कहकर मुझे कब्र के अंदर धक्का दे दिया गया और फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई जो आहिस्ता आहिस्ता दूर चली गई। ना जाने कितनी देर तक मैं इसी तरह कब्र में पड़ा रहा। आवाज कुछ बहाल हुए तो सिर्फ चंद घंटे पहले की मनाजिर मेरी नजरों के सामने किसी फिल्म की तरह आने लगी। सिर्फ चंद घंटे कबल मैं एक गैर मुल्की प्रवास के बिजनेस क्लास में बेहतरीन किस्म का सूट पहने महू सफर था। जहाज के लैंड होने के बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि मुझे इस सूरत हाल का अंदाजा भी हो सकता है। मैं तो पहले ही दिल का मरीज था और अपने दिल में 2 स्टंट लिए फिर रहा था। डॉक्टरों ने गुस्सा करने, नारे लगाने समेत खाने पीने के दर्जनों एहतियाते बता रखे थे। साथ ये भी बताया था कि आपका दिल अब सिर्फ 60% काम कर रहा है, लिहाजा जिंदगी की तवालत आपकी अंदाजे जिंदगी में ही छुपी हुई है। लेकिन मैं शायद खुद ही अपनी जिंदगी का दुश्मन बना हुआ था। जिस रास्ते पर चल रहा था उसका नतीजा यही होना था जिसका सामना इस वक्त मैं कर रहा था। मुझे पहले हार्ट अटैक टोक्यो में उस वक्त हुआ था जब मैं नामोसे रिसालत के एक यूरोपीय अखबार में गुस्ताखाना हाकों की इशाअत के खिलाफ टोक्यो में मुजाहरा कर रहा था और शदीद नारेबाजी के सबब मेरी हालत गैर हुई और दिल का दौरा पड़ा। मैं इस रोज भी अपनी जिंदगी का आखिरी रोज ही समझ रहा था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी बचाई। अस्पताल पहुंचा, फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी के जरिए 2 स्टंट डाले गए और जिंदगी एहतियात से गुजारने की हिदायत की गई। जापानी बेगम ने भी अपने 6 बच्चों की कस्में देकर एहतियात के वादे लिए और फिर जिंदगी में वापस आ गया। लेकिन जिस्म के अंदर दौड़ता खून ही ऐसा है कि ना इंसाफी बर्दाश्त होती है और ना ही ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही खून में मौजूद वफादारी खत्म होती है। अभी भी इस नाम निहात कब्र में लेटा माजी के दरीचों में खोया हुआ था। अब बच्चों की तस्वीर नजर के सामने आने लगी। बीमार और बुजुर्ग वालिद नजर आने लगे जो तमाम हालात से बेखबर मेरे घर पहुंचने के मुंतजर थे। इसी सोच के बाद न जाने कैसे कुछ हिम्मत पैदा हुई और मैं इस नाम निहात कब्र से बाहर निकला। इस वक्त चारों तरफ गुप अंधेरा था। इस वक्त किसी आबादी से दूर खेतों में मौजूद था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अगवा करने और तशद्दुद करने वाले कौन थे, लेकिन इतना मालूम था कि मुझे जिंदा रहना है। अपने 6 जापानी बच्चों के लिए, बूढ़े वालिद के लिए, अपने कायद के लिए और अपने मुल्क के लिए कब्र से निकलकर मैंने अपने कपड़े तलाश किए जो मौजूद ना थे। शायद अगवा का मेरे कपड़े भी साथ ही ले गए थे, लेकिन जाते जाते एक अच्छा और एक बुनियाद छोड़ गए थे। मैंने यही गनीमत जाना यह पहनकर सड़क की तलाश शुरू की। कई घंटे अपने आप को घसीटकर मैं अपनी पतली सड़क तक पहुंचा और सड़क किनारे लेटकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद एक मोटरसाइकिल वहां से गुजरी
तो मैंने उसे रोकने के लिए हाथ दिया। उसने पहले मोटरसाइकिल हल्की की और फिर माफ करो बाबा कहकर एकदम तेजी से निकाल कर ले गया। मेरी हालत शायद इस वक्त किसी फकीर से भी ज्यादा खराब थी। एक बार किसी का इंतजार शुरू किया, जिसके बाद एक सुजुकी गुजरी। उसे हाथ दिया तो उसने गाड़ी रोकी। मेरी हालत देखकर मुझे गाड़ी में बिठा लिया। उसने मुझे बताया कि हम इस वक्त कसूर में हैं और पाक भारत बॉर्डर यहाँ से करीब ही है। मेरा पूरा जिस्म खून आलूद था। मैंने अपने मोहसिन को बताया कि डाकू लूटकर यहाँ डाल गए हैं, मुझे आपके फोन की जरूरत है। उसने मुझे फोन दिया। मैंने लाहौर में अपने भतीजे को फोन करके बुलाया। सुजुकी वाले ने कसूर की अहम शाहराह में 24 घंटे चलने वाली मारूफ कॉफी शॉप पर मुझे उतारा। मैंने रेस्टोरेंट के वॉशरूम से मुंह धोया, जिस्म से खून साफ किया और कुछ बुनियान की हालत में रेस्टोरेंट में दाखिल होकर एक मेज का इंतखाब किया। मुझे देखकर 2 वेटर मेरी तरफ बढ़े और मुझे रेस्टोरेंट से निकल जाने की हिक्मत दिए। मैं भी मुस्कुरा दिया कि जितना इन बेचारों की तनख्वाह है, इतनी तो मैं अक्सर टिप दिया करता था। मैंने इनके मैनेजर को तलब किया और इसको अपनी हालत से आगाह किया। उसने मुझे बिठाया और बेहतरीन कॉफी भी पिलाई। कुछ देर बाद मेरा भतीजा और इसके दोस्त मुझ तक पहुंचे, जहां से सीधे अस्पताल पहुंचे और 1 हफ्ता अस्पताल में गुजारने के बाद ये फैसला किया कि अभी मेरे लिए हालात इस मुल्क में ठीक नहीं। दिल की बीमारी के बावजूद इतना खतरनाक तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया। ये वालिदैन और बीवी बच्चों की दुआएं थी, वरना कब्र में लिटा ही दिया गया था। हर करीबी शख्स के मशवरे के बाद मैं एक बार फिर अपने इन जान दुश्मनों से बचने के लिए जापान में मौजूद हूँ और कब तक रहूंगा यह मालूम नहीं। यहाँ मैं पाकिस्तान और कश्मीर के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहता हूँ। मेरा नाम मलिक नूर मोहम्मद अवान है। शायद आप में से भी बहुत से लोग मुझसे आशना भी हो। मेरा पैगाम सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मोहम्मद इरफान सिद्दीकी का यूट्यूब चैनल जापान नामा सब्सक्राइब करें।